हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप 70 से 90 के दशक में जन्मे हैं तो कृपया इस वीडियो को देख कर जाइएगा। आप ही को कह रहा हूँ, आप रुक जाइए, थोड़ा सोचिए कि क्या अगर जब हम 70 से 90 के दशक में जन्मे हैं तो हमारे दादाजी, दादी जी या और भी कोई पूर्वज, उनकी उम्र क्या होगी, वो कितने वर्ष तक जी पाए होंगे। हमारा जैसा अनुमान है कि वो लोग लगभग 90 से 100 साल के आसपास जिए हैं, और ये मेरा अनुमान है। आपका क्या अनुमान है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन एक चीज हमें गले से नहीं उतरता, क्योंकि जब हमने किताबें पढ़ी थी 5वीं 6वीं 8वीं क्लास में, तो उस समय हमें जो पढ़ाया गया था वो पढ़ाया गया कि मनुष्य का उम्र 60 से 70 वर्ष, हाथी का उम्र इतना वर्ष, कछुए का उम्र इतना वर्ष, लेकिन मनुष्य का उम्र 60 से 70 वर्ष। उसका रिजल्ट अब दिख रहा है, लेकिन उससे पहले का जो रिजल्ट था वो हम लोगों को दिख गया है। क्योंकि हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो भी लोग जो 70 से 90 के दशक में जन्मे हैं, उनके दादा दादी और नाना नानी, आप गौर करेंगे कि लगभग 90 से 100 साल जिए हैं। तो हमें पढ़ाया क्यों गया कि 60 से 70 साल? दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक तरह की ब्रेन पे होने वाला कब्जा है। जो जिस तरह से लोग सोचते हैं वह उस तरीके से बनते हैं, जिस तरह के खाते हैं उस तरह का शरीर बनता है। तो इसी तरीके से जिस तरह के पढ़ाई करेंगे उसी तरह का हमको आगे देखने को मिलने वाला है, और उसमें हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि हम ये सबूत पेश कर सकें कि हमने बचपन में पढ़ा है, ये किताबों में है, मेरे पास सबूत है। ये सबूत के साथ आप उसका कुछ न विरोध कर पाएंगे, न उसके बारे में सोच पाएंगे, न उसके बारे में ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि जब हम लोगों ने खुद देखा है कि हमारे पूर्वज 90 से 100 साल या कुछ 100 से पार भी हैं, लेकिन 90 से 100 साल एवरेज जीवन जिए हैं, और हम लोगों को उस दौर में पढ़ाया गया कि मनुष्य की उम्र 60 से 70 साल हुई होती है। वो आज हम लोगों को दिखने लगा है जब हमारे गांव में, हमारे घर में कई सारी बड़ी बीमारियां को थोप दी गई है। मैं कहता हूं थोप दी गई है। क्यों? क्योंकि हमने कभी वो बीमारियां देखी नहीं। आज हमारे गांव, जो प्रखंड का सबसे समृद्ध गांव कहा जाता है, शिक्षित गांव कहा जाता है, वो ताराडी है, और उस गांव में लगभग 6 से 7 कैंसर के मरीज निकलते हैं। हम सोच करके ये अचंभव हो जाते हैं कि इतने पढ़े लिखे गांव जो प्रखंड में नाम करता है, इतने समृद्ध गांव, अगर समृद्धि की बात हो तो इसका मतलब न उनको खाने की कमी है, और न उनको पहनने की कमी है, न उनको रहने की कमी है, न उनको शिक्षा की कमी है। तो सब चीज से अगर समृद्ध है तो बड़ी बीमारियों क्यों है? ये सवाल मेरे अंदर आता है। मैं इस सवाल को लेकर के जब लोगों के साथ जाता हूं तो लोग इसका जवाब नहीं देते हैं, और पूछने पर कह देते हैं कि यह खालिस्तानी बात है। दोस्तों, यह बात मुझे कौंध गई है, लेकिन इसका जवाब तो मैं खोज के रहूंगा कि यह खालिस्तानी कैसे हो गया। अगर मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में उसकी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आया क्यों, यह सवाल कर रहा हूं, तो मैं खालिस्तानी कैसे हो गया हूं? सवाल तो पैदा होता है कि अगर अच्छे इतने समृद्ध गांव में हम लोग रहते हैं तो ये बड़ी बीमारियां क्यों है? और डायबिटीज जैसी बीमारियां तो हर घर में है। डायबिटीज है, हार्ट का बीमारी है, वो हर घर में है। ये क्यों हो रहा है? जबकि आज के ज्यादा नहीं 30 साल पहले, 20 से 30 साल पहले हम लोग इस बीमारियों का नाम तक नहीं सुना करते थे। लेकिन ऐसा क्यों है? ये सवाल मेरे अंदर आता है। इस सवाल का जवाब ढूंढे बिना मेरा दिल नहीं मानता है कि आखिर क्यों है। क्या हमारे खान पान में बदलाव के कारण हुआ, रहन सहन में बदलाव के कारण हुआ, या किसी और वजह के कारण हुआ? सवाल तो मेरे अंदर है, और मैं लोगों से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आखिर ये बीमारियां आई कैसे। दोस्तों, कल जब मैं घर गया था अपने बड़े पिताजी, उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी, घुटनों के दर्द वगैरह है उनके, और इस मैटर पे हम लोगों ने लगभग आधे से पौन घंटे तक बातचीत की। उस बातचीत के क्रम में
बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। उन्होंने दूध का बहुत जोर दिया था कि दूध के साथ हल्दी डाल करके खाए तो ये 2-3 दिनों से मेरा आराम है। मैंने उनसे एक बात रखी कि पापा एक चीज़ बताइए, दूध पर हम कुछ समझ पाए हैं लेकिन हम आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो दूध पर विश्वास है और मेरा जो दूध के प्रति जो समझ आई है, ये दोनों में बहुत अंतर है। आपका दूध पर विश्वास है कि हम लोगों ने दूध पर ही तुम लोगों को पाला है, और तुम आज जब बड़े हो गए हो तो तब कह रहे हो कि दूध जहर है। ये कैसे? तो हम लोगों की बातचीत इस पर चालू हुई और उसमें उन्होंने माना कि कल जो दूध आ रही थी वो एक भैंस या एक गाय 1.5 से 2 किलो तक दूध देती थी। अगर आज एक गाय 5 से 6 किलो दूध देती है तो क्यों देती है? उसे जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो किस तरह के मिलते हैं, उसे जो एनर्जी मिल रही है, उसे जिस तरीके का एनर्जी हम दे रहे हैं दूध निकालने के लिए, वो क्या हम दे रहे हैं? किसी केमिकल से बना प्रोडक्ट दे रहे हैं। जब केमिकल नहीं देंगे तो वो बड़ी ज़्यादा मात्रा में दूध कैसे देगी? वो नेचुरल अगर दूध उससे लिया जाए, घास फूस चर के, जो प्रकृति की आहार है वो चर के अगर उसको उससे दूध निकालना पड़े तो लगभग 1.5 से 2 केजी, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकती है। तो इससे एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि हम लोग इस बात पर चर्चा नहीं करते कि जो हम खा रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है, किस तरीके से बन रहा है। जो हमको दिखाया जा रहा है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, क्या वो सच में नेचुरल है? आज इस वर्ष की घटना हम आपको बताते हैं। किसानों के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें किसानों से निकला जो है वो बहुत बड़ा जहर निकला है। जहर इस बात के लिए मैं कह रहा हूं कि धान रोपनी से पहले डीएपी दिया था, उसके बाद यूरिया खाद दिया था, लेकिन एक चलन इस बीच में नहीं था। जो हमने इस बार चलन देखा कि बीच में उसमें सोहनी होता था, जिससे कि धान के बीच में जो घास उगाते थे उसको आदमी लगाकर, आदमी खुद जा करके उस धान के खेत से अंदर जाके और उस घास को निकालते थे। लेकिन इस बार मैं कई किसानों से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि सोहनी क्या लगाना है, दवा छिड़क देते हैं। अब बताइए दोस्तों, जिस दवा के छिड़काव से घास जल सकता है, क्या उस दवा का प्रभाव उस धान में नहीं आ सकता है? मेरे अंदर यह सवाल आया है, क्या आपके अंदर आया है कि नहीं? यह सवाल मेरे अंदर लाजमी है, आता है। मैं मजबूर हूं ऐसे सवालों से। कृपया आप, अगर आपको इस तरह का सवाल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपसे कोई प्रेशर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं उसके बारे में तो सोच सकते हैं कि मेरा, चूंकि हम कमा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अगर अच्छी स्वास्थ्य अच्छे भोजन से नहीं आती है तो क्या से आती है? क्या दवाइयों से अच्छी स्वास्थ्य आ सकती है? नहीं दोस्तों, हमारा शरीर जो बना है वो मिट्टी का बना है, और मिट्टी का प्रमाण क्या है? जब हम कोई खाद्य पदार्थ मिट्टी की प्रक्रिया के माध्यम से बना हुआ खाते हैं तभी हमारे शरीर को एनर्जी, ताकत, क्षमता मिलती है। ये प्रमाणित करता है कि ये मिट्टी है, और अगर ये मिट्टी है तो हमें ये समझना होगा कि इस मिट्टी को एनर्जी देने के लिए, इस मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए क्या हम केमिकल युक्त दवाओं का प्रयोग से इस मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, या प्राकृतिक तरीके से उगाए हुए प्रकृति को, उस अनाज को हम खा करके इस शरीर को स्वस्थ और एनर्जेटिक रख सकते हैं? सवाल तो मेरे अंदर है। दोस्तों, इस सवाल के साथ आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके जरिए अगर हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके का भोजन खा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक चैनल पिन कर दूंगा जिसपे हम लोग किस तरीके का भोजन बनाते हैं, किस तरीके का खाते हैं, वो आपको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।